ऊपर से अमेरिकन ने, ऑस्ट्रेलियंस ने, जो है और जापानीज ने और इंडियंस ने एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी शुरू किया हुआ है चाइना को कंट्रोल करने का। मुझे ये देखना है इस बार इस प्रोग्राम का टिल्ट थोड़ा चेंज आया है। मुझे देखना चाहिए भारत महज बेवकूफ तो नहीं है ना कि हमसायों से पंगे पे पंगे लिए जा रहा है। कुछ तो है जो उसके दिमाग में है। इंडिया ऐसा तो नहीं है ना कि विदाउट स्ट्रेटेजी ये काम कर रहा है। उसको कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा है। अपने तक हमने सिर्फ ये तो नहीं कहना कि इंडिया ये गलत कर रहा है। वो उसकी नजर में तो वो शायद वो सही कर रहा है। वो क्या सही कर रहा है? आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आखिर बस है क्या भारत के जहन में और क्या कोई गोल अचीव करना चाह रहा है या कर लिए हैं। लेकिन बहरहाल ऐसे मौके पर भारत की दीदा दलेरी ये है कि कश्मीर के सिलसिले में अमेरिका की सालसी नहीं बर्दाश्त कर रहा, इग्नोर की। और अब चाइना के साथ जो तनाजा भारत का है उस सिलसिले में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं सालसी का किरदार अदा करना चाहता हूं और उसको भी भारत ने टर्न डाउन किया है। इन तमाम चीजों के पीछे ऐसे मौके पर जब आलमी मंजरनामा यह देख रहा है कि भारत मुसलसल इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इंडिया और चीन का तो एक पूरी हिस्ट्री है कि 1962 से यह तनाजा चला आ रहा है जी लद्दाख का। और तकरीबन कहा जाता है कि 488 किलोमीटर लंबी एक मुश्तरका एक लाइन है, एक सरहद है जिसकी बिना पर सरहद के दोनों तरफ इंडियन और चाइनीज फौजी हैं। लेकिन इस सिलसिले में एकदम ये अलाव का काम कैसे किया भारत ने? बात ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपसे ही करता हूं। ब्रिगेडियर साहब, ऐसे मौके पर जब दुनिया की सुपर पावर यानी अमेरिका ये चाह रहा है कि इस खित्ते के एशिया के जो बड़े बड़े तनाजे हैं उसमें मैं सालिस का किरदार अदा करूं और ये तनाजे किसी हद तक खत्म हो जाएं, या अमेरिका की नीयत में फर्क है या लहजे की शद्दोमद में फर्क है? क्या ऐसा है कि ना कश्मीर के मामले में भारत उसकी सालसी कबूल करना चाह रहा है, ना चाइना के साथ मामले में उसकी सालसी कबूल करना चाह रहा है? भारत कौन से ऐसे गोल्स है जो अचीव करने की कोशिश में है या कर रहा है? देखिए, मसला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में और चीन का और पाकिस्तान का बिल्कुल टोटल हार्मनी है, एक ही सोच है, बिल्कुल हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज चीन और पाकिस्तान के दरमियान तो बात बड़ी क्लियर है कि ना कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज होगा और ना सी पैक के किस्म का कॉम्प्रोमाइज होगा। मतलब कहने का ये है कि चाहे अमेरिका हो चाहे उनका फ्रंटमैन भारत हो, इस इलाके में जो इस खत्ते में जो ये चाहेगा कि सी पैक को डिस्टर्ब किया जाए, ये सबोटाज किया जाए, तो ये तो ना चाइना को कबूल है ना पाकिस्तान को कबूल है। और ये जो भी रिसेंट जो मामला हुआ है अपना लद्दाख में, देखें पिछले साल इन्होंने जब लद्दाख को अपने इंडियन यूनियन में मर्ज किया तो जाहिर बात है अगर आपको याद हो कि चीन मांगता है कि ये अपना उसका एरिया है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और अब उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके 3 जगह के ऊपर उन्होंने अपना अंदर आए हैं, मैनी किलोमीटर अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैं आपकी बात समझ गया, ये स्ट्रेटेजिक मसाइल है। मुझे ये देखना है इस बार इस प्रोग्राम का टिल्ट थोड़ा चेंज आया है। मुझे देखना चाहिए भारत महज बेवकूफ तो नहीं है ना कि हमसायों से पंगे पे पंगे लिए जा रहा है। कुछ तो है जो उसके दिमाग में है। इंडिया ऐसा तो नहीं है ना कि विदाउट स्ट्रेटेजी ये काम कर रहा है। उसको कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा है। अपने तक हमने सिर्फ ये तो नहीं कहना कि इंडिया ये गलत कर रहा है। वो उसकी नजर में तो वो शायद वो सही कर रहा है। वो क्या सही कर रहा है? देखिए, वो उनकी सोच ये है कि किसी तरह हमने गिलगित बल्तिस्तान पे अगर वो उनके कोई अजाइम हैं और वो ये तमाम एरिया उसके कंटिन्यूस के साथ मिलता है, कराकोरम पास से जस्ट अ फ्यू किलोमीटर अवे गिलगित बल्तिस्तान पे उनकी नजरें हैं। उसके बाद रात कश्मीर पर उन्होंने कई मरतबा कहा कि हम यहाँ पे कोई ऑपरेशन कर सकते हैं जिसको हम समझते हैं कि वो मिस एडवेंचर होगा। और इस वक्त 2 जगह पे वो ऑलरेडी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं फिजिकली, यानी कि रोग एलिमेंट्स एनडीएस अफगान इंटेलिजेंस अफगानिस्तान की सरजमीन से ने आपने देखा दोबारा। चलो मैं कमर सीमा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूँ ना। मैं एक चीज ऐड कर और ईरान की सरजमीन दोबारा इस्तेमाल करते हुए मामला रुका नहीं। अफगान इंटेलिजेंस और बड़ी बात है कुछ रोग एलिमेंट्स ईरान में भी हैं और ये रॉ मिल्क या बलूचिस्तान में आप देखें दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। तो मकसद उनका यही है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखो और वो जो लद्दाख वाला मामला है उसको और कंसोलिडेट। ठीक है, कमर साहब आप बताएं, ऐसे मौके पर अनडिक्लेयर्ड एक सुपर पावर के साथ दूबदू होने की जरूरत करना इंडिया की और दूसरी एक डिक्लेयर्ड सुपर पावर का मीडिएटर के किरदार अदा करने की पेशकश को कबूल ना करना, भारत के जहन में क्या लग रहा है आपके?
देखिए, पहली बात तो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैंने मीडिएशन की बात की है, वो तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, ऐसी तो बात ही हमारी कोई नहीं हुई उनसे, और ये बिल्कुल गलत बात है। और लास्ट टाइम जो बात हुई थी वो कोविड-19 पे किसी इश्यू पे हुई थी, सो वो इंडियंस ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। सो ये बल्कि ट्रंप साहब की बड़ी सुबकी हुई है। लेकिन अब वापस आ जाएं इंडिया और चाइना के मामलात पे। देखिए, ये मामलात इतने सिंपल नहीं है कि आप कहें कि इंडिया और चाइना के हालात खराब हो गए हैं तो जंग के दहाने पे हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको थोड़ा सा एक होलिस्टिक पिक्चर आपके व्यूअर्स के पास आनी चाहिए। भले इंडिया और चाइना की 1962 में वॉर हुई, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहां पे कभी गोली नहीं चली। वो हमेशा डंडे, पत्थर और इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि पता है एलओसी पे तो हमेशा बड़ी हैवी फायरिंग और किस तरह इंडियंस करते रहते हैं। और ऊपर से आपने ये भी देखना है कि इंडिया और चाइना जो है, उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन के करीब है, और उन्होंने प्लान किया हुआ अगले $500 अरब तक इसको लेके जाना है अगले 2, 4, 5 साल में। सो यहां पे हमें देखना यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट भी है और कोऑपरेशन भी है। एक तरफ से जो मगरब है, अमेरिका ये समझता है कि हमें इंडो पैसिफिक ओशन में इंडिया को प्रॉप अप करना है एक एज ए मेजर प्लेयर, ताकि वो चाइना के जो बैकयार्ड में जितने भी एशिया पैसिफिक के ममालिक हैं उनमें इंडिया जो है वो एक रोल प्ले करे। ऊपर से अमेरिकन ने, ऑस्ट्रेलियंस ने, जो है और जापानीज ने और इंडियंस ने एक कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग भी शुरू किया हुआ है चाइना को कंट्रोल करने का। सो बड़े लेवल पे चाइना जो है, अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। इवन के उन्होंने जो उनकी पैसिफिक कमांड थी उसका नाम ही इंडो पैसिफिक रख दिया ताकि इंडिया को ओब्लाइज किया जाए। ये अभी जो उनके सेक्रेटरी मैटर्स थे पुराने, उन्होंने ये किया। सो मेरा ख्याल ये है कि ये जो टेक्निकल लेवल पे, छोटे लेवल पे बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स हैं, आपने जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में है सन वेडोंग, उनका बयान सुने, वो कहते हैं ड्रैगन एंड एलिफेंट विल डांस टुगेदर। इट मीन्स कि ये, और मजे की बात सुने, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये थी कि इंडियन मीडिया जो है, मुझे वहां पे जाने का इत्तेफाक रहता है, इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा प्ले अप करता है जब इंडिया और पाकिस्तान का प्रॉब्लम होता है। लेकिन चाइनीज ये समझ रहे थे कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मामलात खराब हुए हैं तो शायद इंडियन मीडिया इसको बड़ा ऑफेंसिवली प्ले करेगा। लेकिन आप देखें कि इंडियन जो एस्टैब्लिशमेंट है, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और जो डीप स्टेट है, उन्होंने इंडियन मीडिया को इस पर कंट्रोल रखा, और बल्कि इंडियन मीडिया तो इसको ये कहता रहा कि नहीं मामला ठीक हो जाएंगे। और जैसे ही चाइनीज एम्बेसडर का मामला आया, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल अच्छा है। इंडियन जो पॉलिटिकल एलीट है उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट रिविजनिस्ट अप्रोच है कि हमने अपना जो नजरियाती हिंदुत्व है और जो अखंड भारत है उसको पूरे रीजन में इंप्लीमेंट करना है, और जो लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं उनको साथ मिलाना है। नेपाल को भी वो ऐसे ही समझते हैं कि वहां पे हिंदू मजहब है और वो बहुत ज्यादा रिलीजियस मामलात के लिए नेपाल में जाते हैं। मालदीव्स की फॉरेन पॉलिसी इंडिया बड़ी देर तक कंट्रोल करता रहा है। इसी तरह श्रीलंका में वो इंसर्जेंसी करते रहे, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में वो जो दहशतगर्दी स्पॉन्सर करते रहे। तो इंडिया की जो चार्जशीट है वो बहुत बड़ी है, लेकिन नेपाल ने सार्क को एक्टिवेट नहीं किया। हमारे वजीर खारजा भी बयान तो देते रहे हैं कि जो है वो इंडिया को नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मौका था कि नेपाल से बात की जाती और कहा जाता कि ये सार्क को क्या ऐसे डिसफंक्शनल हमने रखना है या इसको रीएक्टिवेट करके एक खित्ते के उन ममालिक की जो ओप्रेस्ड हैं या जिनको इंडिया जो है वो अपनी डोमिनेंस रखना चाहता है। समझ आ गई। आपने हिंदुत्व के नजरिए की बात की। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब कहते हैं कि बेसिकली ये सी पैक, ईरान और पाकिस्तान का सारा मामला है। जी भी गिलगित बल्तिस्तान के सिलसिले में ये भारत की मूव है। अब एक तीसरा वर्जन, डॉक्टर हुमा बकाई साहब, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो ये बताइएगा, ऐसे मौके पर जब हमने देखा कश्मीर और लद्दाख के लिए इंडिया ने कानून तब्दील किया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपने ना सिर्फ वजीर दिफा से रेगुलर मुलाकात कर रहे हैं, एयर चीफ से भी मुलाकात की, नेवल चीफ से भी मुलाकात की और बड़ी फौज के सरबराह से भी मुलाकात की। चीनी सदर ने भी अपनी फौज को अलर्ट कर दिया। इसका ज़िमनी सवाल करना चाह रहा हूं। ये तो हमें समझ आ रही है कि जो स्टेप उठा रहा है इंडिया उसको सेटबैक मिल रहा है, रेजिस्टेंस भरपूर तरीके से उसको मिल रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इतनी जरूरत कैसे कि एक सुपर पावर कह रही है कि मैं तस्फिया करा देती हूं या कराने की कोशिश हो रही है। कश्मीर के सिलसिले में अगर स्पेसिफिकली कर दिया जाए, उधर चाइना से ये पंगा, कुछ ना कुछ तो जहन में है, कोई गोल तो ऐसा है जो वो अचीव कर रहा है या करना चाह रहा है या उसको ऐसा लग रहा है कि वो कर लेगा। वो क्या चीज नजर आ रही है आपको? देखिए, जिस सुपर पावर की आप तन्हाई की बात कर रहे हैं, अगर आपका इशारा अमेरिका की तरफ है तो अमेरिका के साथ तो न्यू दिल्ली की स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है। ओके, चाहे वो चाइना की तरफ कदम बढ़ाए, चाहे वो पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर आंखें दिखाए, उसको पता है कि उसे एक तरह की पुष्टनाई हासिल है, न सिर्फ ये कि यूनाइटेड स्टेट्स से बल्कि दीगर वेस्टर्न पावर्स से भी।
اور آپ دیکھیے کہ کچھ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم مسئلے ہیں. ابھی OIC میں ہمیں بہت ساری مسلم کنٹریز نے بھی سپورٹ نہیں کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں کیا انڈیا کو یہ جرت تو دیتی ہیں. سوشل میڈیا ہو یا میڈیا ہو، کشمیر کے اوپر مظالم ہو، مسلم کمیونٹی کو جس طرح کمپریس کر کے رکھا گیا ہو، جتنا واویلا سوشل میڈیا پر مچا عالمی منظرنامے پہ وہ دیکھا نہیں گیا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھارت کہیں سے بیک فٹ پر چلا گیا ہو، کہیں سے ایسا بھی نہیں لگا. دیکھیں انڈیا ظاہری بات ہے جی کہ ایک اس وقت دائیں بازو کی ہندو جو مذہبی ہندو جماعت کی گورنمنٹ ہے، اور وہ ان کا ایک بڑا اپنا وہ بڑی کلیئرٹی ہے ان کے دماغ کے اندر کہ ہمیں وہ جو ایک ایکسپینشنسٹ ریویژنسٹ پالیسی ہے کہ جی ہمیں اکھنڈ بھارت کی طرف جانا ہے. ہمیں وہ ایسے لائک مائنڈڈ ایریاز جو ایگزسٹ کریں گے جہاں جہاں موجود ہے، کوئی باؤنڈری نہیں چینج کریں، لیکن وہ لائک مائنڈڈ ایریاز کو ہم اپنے پولیٹیکل کنٹرول میں لیں، سوچتے ہیں اس معاملے میں. لیکن جو ایڈیشن آیا وہ آیا ہے بی جے پی کے آنے سے. وہ ایڈیشن آیا ہے ظاہری بات ہے اجیت دوول کے آنے سے، جنہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان کو وایا افغانستان انگیج کیا جائے، کہ وہاں سے دہشت گرد ایلیمنٹس بھیجے جائیں، دہشت گرد جماعتوں کو گروپس کو بھیجا جائے اور فائنانس کیا جائے کہ پاکستان آلریڈی لڑ رہا ہے. تو وہ تو انہوں نے پورا نیٹ ورک بچھایا ہے. ایک بات انہوں نے یہ کیا ہے، ایک تو ریجن میں تھوڑی اگریسو ہوئے ہیں، دوسرا ود ان انڈیا بی جے پی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ مسلمان ہندو کے درمیان تقسیم کرتی ہے اور ہندو کے درمیان تقسیم کرتی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ہندو ہیں، جو کانگریس پارٹی ہے وہ اس کو بھی اینٹی نیشنلسٹ پارٹی کہتے ہیں. مودی نے اور اس کی جماعت نے ایک ایسا بیانیہ وہاں ڈیولپ کیا کہ کانگریس کو پرو پاکستان کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنا پورے کا پورا جو الیکشن تھا 2019 کا اسی بات پہ جیت لیا، اور انہوں نے انڈیا کو 2023 تک تو ہم جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ساتھ ملا لیں گے. تو وہ تو پورا ایک جو انوائرمنٹ ہے انہوں نے سارا چارج کر دیا ہے.